प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्य स्वभाव के बारे में, मैकियावेली के विचारों के बारे में और उसके राजनीतिक विचारों के संदर्भ में। मैकियावेली के राजनीतिक विचारों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम यह समझें कि वह मनुष्य के स्वभाव को कैसा मानता है, क्योंकि उसी के आधार पर फिर वह राज्य और के संबंध में और अन्य राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में अपने विचार निर्मित करता है। मनुष्य के स्वभाव के बारे में बात करते हुए मैकियावेली ये कहता है कि मनुष्य की जो प्रकृति है या जो उसका स्वभाव है वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही होता है। उसकी जो पुस्तक है द प्रिंस के 17वें अध्याय में उसने मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करते हुए ये कहा है कि मनुष्य कृतघ्न, चंचल, झूठा, कायर और लोभी होता है। वह कृतघ्न होता है, चंचल होता है, झूठा होता है, कायर होता है और लोभी होता है। डिस्कोर्सेस जो उसकी दूसरी किताब है, डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक ऑफ लिवी, उसमें वो ये कहता है कि मनुष्य जो है आधारभूत रूप से 3 चीज़ों का आकांक्षी होता है। यानी 3 चीज़ों की इच्छाएं हर मनुष्य में होती है। एक शक्ति, दूसरा यश और तीसरा महान। यानी ये 3 ख्वाहिशें या 3 इच्छाएं हर व्यक्ति में है। एक पावर, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा। हर व्यक्ति अपने से कमज़ोर पर शासन करना चाहता है। ये एक मनुष्य का स्वभाव होता है। आप देखें घर के अंदर भी जो बड़े होते हैं वो अपने से छोटे पर हुक्म चलाते हैं। ये क्या है? ये एक स्वाभाविक इच्छा है मनुष्य की, दूसरों को आदेश देने की। और ये जो दूसरों को आदेश देने की क्षमताएं हैं, यही शक्ति है, यही सत्ता है। तो ये जो शक्ति और सत्ता प्राप्त करने की एक स्वाभाविक इच्छा जो है वो मनुष्य में होती है कि वह दूसरों पर शासन करना चाहता है। दूसरा, हर व्यक्ति यश चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है। वो हर काम इसीलिए करता है ताकि उसको यश मिल सके। और तीसरा, हर व्यक्ति महान बनना चाहता है वह हीरो कहलाना चाहता है। अपने युग का, अपने समाज का या अपने आसपास का, अपने सराउंडिंग्स में वो हीरो बन करके रहना चाहता है, महान बन करके रहना चाहता है। और इसीलिए मैकियावेली ये कहता है कि मनुष्य जो है वह मूल रूप से स्वार्थी होता है और वह इतना स्वार्थी होता है कि अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वह पशुवत हो जाता है। वह तो ये कहता है, यहाँ तक कहता है मैकियावेली कि मूल रूप से मनुष्य पशु ही है। जैसे पशु अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए हिंसा करता है, दूसरे के ऊपर आक्रमण कर सकता है, वह ये कहता है कि मनुष्य भी मूल रूप से ऐसा ही होता है। वह अपना किन प्रकारेण अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है। वह शक्ति प्राप्त करना चाहता है, वह यश प्राप्त करना चाहता है, वह महान बनना चाहता है। और इस रास्ते में अगर उसको अड़चनें आती है, रुकावट आती है, तो वह पशुतल्य आचरण करने लगता है। इसीलिए वह ये कहता है कि जो मनुष्य है वह अविवेकी होता है, वह कोई विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। अधिकांश मनुष्य जो है वह उचित, विवेक का मतलब उचित अनुचित का की सोच करके या उचित अनुचित का विचार करके निर्णय करना, ये विवेक होता है। लेकिन व्यक्ति जब कोई कृत्य करता है, कोई काम करता है, तो वह उचित अनुचित का विचार नहीं करता, इसलिए वह अविवेकी होता है। अधिकांश मनुष्य व्यक्ति अहंकारी होता है और शक्ति का पुजारी होता है। वह शक्ति की पूजा करता है, वह खुद शक्ति प्राप्त करना चाहता है या उन लोगों के साथ होता है जिनके हाथ में शक्ति होती है। मैकियावेली मनुष्य के स्वभाव के बारे में अगली बात ये कहता है कि मनुष्य में जो आवेश है, आवेश या आवेग जो उत्पन्न होते हैं, उसके 2 कारण होते हैं। एक तो पाने की इच्छा से और दोनों या फिर खोने की इच्छा से भी। जो उसमें सकारात्मक आवेश होता है, जो उसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो कुछ पाने की इच्छा से होती है। लेकिन जो उसमें नकारात्मक आवेश होता है, जैसे कि क्रोध आना, हिंसक होना, ये सब खोने की इच्छा से भी होता है। और वो ये कहता है कि मनुष्य में ये जो इच्छाएं होती है वो इच्छाएं शाश्वत है। और ये जो मनुष्य की इच्छाएं हैं
कुछ पाने की इच्छा, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा, यश प्राप्त करने की इच्छा, महान बन जाने की इच्छा, ये जो पाने की इच्छाएं हैं या जो खोने की इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं खोना क्या चाहता है? वह दुख को खोना चाहता है, वो अपने जो भी पीड़ाएं हैं उनको खोना चाहता है। ये जो इच्छाएं मनुष्य की है, सुख प्राप्त करना, दुख से बचना और अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना, ये सारी जो इच्छाएं हैं मैकियावेली कहता है कि ये इच्छाएं शाश्वत है और ये इच्छाएं ही मनुष्य के संघर्ष का कारण है, क्योंकि हर व्यक्ति शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखता है। मैकियावेली के लिए सद्गुण, इसलिए मैकियावेली आदर्शों की बात नहीं करता, वह मनुष्य को एक आदर्श प्राणी के रूप में नहीं देखता और न ही ये बात करता है कि मनुष्य को आदर्शवादी होना चाहिए। वह कहता है कि सद्गुण वही है जिनसे मनुष्य अपने साध्यों को प्राप्त कर सके, फिर चाहे वह बेईमानी व चालाकी ही क्यों ना हो। आगे हम बात करेंगे, मैकियावेली ने द एंड जस्टिफाइज ऑफ द मीन्स की बात कही है, यानी जो साध्य और साधन की पवित्रता वाली बात हम करते हैं कि मनुष्य के लिए साध्य यानी उद्देश्य, आपका लक्ष्य भी पवित्र होना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के आपके जो साधन हैं वह भी पवित्र होने चाहिए। मैकियावेली इस बात में बिलीव नहीं करता, इस बात में विश्वास नहीं करता। वो तो कहता है द एंड जस्टिफाइज ऑफ द मीन्स, यानी आपका अगर लक्ष्य उचित है, लक्ष्य अगर आपका पवित्र है, तो उस पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप चाहे अपवित्र साधन भी अपनाएं तो भी वह उपयोगी होंगे, तो भी उसके लिए वह साधन पवित्र ही माने जाएंगे। इसीलिए वो कहता है कि सद्गुण वही है जिनसे मनुष्य अपने साध्यों को यानी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, फिर चाहे वह लक्ष्य आप बेईमानी और चालाकी से ही क्यों न प्राप्त करते हो। मैकियावेली ने कहा है कि मनुष्य जो है, मानव चालाक मनुष्य के हाथ का खिलौना और निरंकुश मनुष्य की तलवार का शिकार बन जाता है। हर मनुष्य अपनी शक्ति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मनुष्य ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा होता है? इसका जवाब देते हुए मैकियावेली ये कहता है कि मनुष्य हमेशा जो अपने से ताकतवर चालाक मनुष्य है उसके हाथ का खिलौना बन जाता है और निरंकुश मनुष्य की तलवार का शिकार बन जाता है, यानी वह उसका हर मनुष्य अपने से ताकतवर मनुष्य का शासित हो जाता है, या इसको उल्टा कहें कि हर ताकतवर मनुष्य अपने से कमज़ोर को अपना गुलाम बना लेता है, उस पर शासन करने लगता है और इसलिए जो कमज़ोर होता है वो चालाक मनुष्य के हाथ का खिलौना बन जाता है। मैकियावेली ये कहता है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वह स्थिर है और एक स्थिरता उसके स्वभाव में यह है कि वह दूसरों की संपत्ति का हरण करने वाला होता है। हर मनुष्य में यह होता है कि वह अपनी जो संपत्ति है या उसके स्वयं के द्वारा जो संचित है वह उसको बचाए रखना चाहता है, लेकिन जो दूसरे की संपत्ति है, दूसरे के पास जो है उसका वह हरण करना चाहता है। फिर एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात वह मनुष्य के स्वभाव के बारे में ये करता है कि वह ये कहता है कि मानव मस्तिष्क जो है वह भूतकाल की पूजा करता है और वर्तमान की आलोचना करता है तथा बेहतर भविष्य की इच्छा रखता है। ये बड़ी सही बात है। हम देखें हर मनुष्य क्या करता है, अपने अतीत को गौरवान्वित करता है या अतीत को बहुत अच्छा बताता है, भूतकाल की पूजा करता है कि ना आपने सुना होगा, अधिकांश लोग ये कहते हैं वो समय बड़ा अच्छा था। हर पीढ़ी का आदमी ये कहता है कि हमारी पीढ़ी जो थी वो बहुत अच्छी थी, हमारे समय में ऐसा होता था, हमारा समय इतना बढ़िया था, इतना अच्छा सा है। आज आज़ादी हमें मिल गई तो भी कई लोग बाद में आज़ादी के बाद तक कहते हैं अंग्रेज़ों का समय बड़ा अच्छा था, या लोग कहते बोले अपना पुराना जमाना, पुराना भारत बहुत महान था। तो ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपने भूतकाल की पूजा करता है और हमेशा अपने वर्तमान की आलोचना करता है। क्यों? क्योंकि वो जो वर्तमान में चल रहा है उससे कभी संतुष्ट नहीं होता, उससे कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। भूतकाल तो गुजर गया, लेकिन इसलिए वो उसकी पूजा करता है, उसमें उसको कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन सारी कठिनाइयाँ वर्तमान में हैं, सारी जो चैलेंजेस हैं वो वर्तमान से है, इसलिए वो वर्तमान की आलोचना करता है, वर्तमान को क्रिटिसाइज़ करता है कि ये समय अच्छा नहीं है और हमेशा वो चाहता है कि ये समय गुजर जाए, ये पास्ट हो जाए जल्दी और एक बेहतर भविष्य की इच्छा वो करता है। तो ये मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि मनुष्य का मस्तिष्क जो है
वो भूतकाल की पूजा करता है, वर्तमान की आलोचना करता है और बेहतर भविष्य की इच्छा रखता है। फिर वो ये कहता है कि मनुष्य का जो व्यवहार है, आम जिंदगी में जो उसका व्यवहार होता है, वो दो तत्वों से संचालित होता है, एक प्रेम से और दूसरा भय से, डर से या प्रेम से। फिर वो कहता है कि मनुष्य जो है वो आज़ादी चाहता है, हर मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है, हर व्यक्ति खुद को स्वतंत्र और दूसरे को अपना गुलाम बनाने की इच्छा रखता है, लेकिन अंततः हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहता है और उस अपने आप को आज़ाद बनाए रखने का एक ही तरीका है दूसरों को गुलाम बनाना, उन पर शासन करना। तो ये व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं तो स्वतंत्र रहूं, मेरे को कोई आदेश न दे, मेरे ऊपर कोई कानून या नियम लागू ना हो, मेरे ऊपर कोई सत्ता दूसरा शासन नहीं करे, मैं आज़ाद रहूं। लेकिन मैं आज़ाद कब रहूँगा? जब मैं दूसरों को अपना गुलाम बना लूँगा, वह मेरे नियंत्रण में रहेंगे तो मैं उन पर अगर शासन करूँगा तो मैं आज़ाद हो जाऊँगा। ये मनुष्य की एक स्वाभाविक इच्छा होती है और मैकियावेली इसीलिए कहता है कि मनुष्यों के बीच में संघर्ष का यही मूल कारण होता है कि हर आदमी अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता है और दूसरों को अपना गुलाम बना करके रखना चाहता है और दूसरों को वो वही आज़ादी नहीं देना चाहता जो आज़ादी वो अपने लिए चाहता है, क्योंकि उसको ये भय बना रहता है कि ये दूसरे अगर आज़ाद रहे तो ये हमेशा मुझे अपने नियंत्रण में रखेंगे। तो ये मैकियावेली के मानव स्वभाव के बारे में हमने बात की। उसी के आधार पर उसका राजनीतिक चिंतन निर्मित होता है। सबसे पहले हम राज्य के संबंध में अगर मैकियावेली के विचार देखें तो मैकियावेली राज्य के संबंध में विचार करते हुए ये कहता है कि राज्य जो है वो एक आकस्मिक संस्था है। ये एक नई बात है, क्योंकि राज्य के संबंध में दो बातें आती कि या तो ये कहा जाए कि राज्य जो है वह स्वाभाविक संस्था है, जैसा प्लेटो और अरस्तु कह रहे थे, जैसे यूनानी विचारकों ने कहा कि जो राज्य है वो स्वाभाविक संस्था है, स्वाभाविक रूप से विकसित हुई है। और दूसरा विचार जो है हम आगे देखेंगे जिनमें ये कहा गया कि राज्य कृत्रिम है, मनुष्य ने अपने हित के लिए राज्य को बनाया है। मैकियावेली ये दोनों ही बातें नहीं करता है। मैकियावेली राज्य के संदर्भ में कहता है कि राज्य न तो स्वाभाविक है और न ही राज्य विकसित हुआ है। मैकियावेली ने राज्य को आकस्मिक संस्था माना, यानी इतिहास के विकास क्रम में वो अचानक पैदा हो जाता है, अचानक अस्तित्व में आ जाता है। मैकियावेली ने ही सर्वप्रथम जो आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग किया, स्टेट जिसे हम कहते हैं, स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेजी में जो है वो मैकियावेली ने किया। इससे पहले यूनानी विचारक पॉलिस शब्द का प्रयोग कर रहे थे और रोमन दार्शनिक जो उनके बाद आए, उन रोमन दार्शनिकों ने या तो कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग ज़्यादातर स्टेट के लिए किया। लेकिन स्टेट जो शब्द है, जिसे स्टेट कहा जा रहा है अंग्रेजी में, जिसे हम हिंदी अनुवाद राज्य कर रहे हैं, वो स्टेट शब्द सबसे पहले मैकियावेली प्रयुक्त करता है और ये इतालवी शब्द स्टेटो से बना है, जिसका अर्थ होता है स्तर, स्टेटस। स्टेटस सुना होगा आपने अंग्रेजी में, आपका स्टेटस क्या है, स्तर क्या है, पद क्या है, हैसियत क्या है। ये कैसे आया कि आप राज्य में क्या देखेंगे, अलग अलग पद हैं, अलग अलग स्तर हैं कि सबसे ऊपर राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या दूसरे पदाधिकारी हैं, ऐसे अलग अलग लेवल बने हुए, फिर अधिकारी हैं, फिर नीचे के स्तर तक। तो राज्य एक स्त्रीकृत संस्था है, इसलिए स्टेटस से स्टेटो निकला है, राज्य शब्द निकला है। मैकियावेली ये कहता है कि राज्य क्यों उत्पन्न होता है, इतिहास में अचानक राज्य अस्तित्व में आता क्यों है। तो वो कहता है राज्य की उत्पत्ति जो है वह सुरक्षा के लिए हुई, सिक्योरिटी के लिए हुई। जब व्यक्ति की पहले तो आदमी स्वतंत्र था, जंगली अवस्था में घूमता था, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, वह स्वतंत्र घूमता था। लेकिन जैसे जैसे आदमियों की संख्याएं बढ़ी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई, वैसे वैसे आदमियों को की आज़ादी जो है वो खतरे में पड़ने लगी। ताकतवर आदमी दूसरों को गुलाम बनाने लगा और इस स्थिति में सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई।
और इसीलिए वह ये मानता है, हम आगे और बात करेंगे विस्तार से, कि मैकियावेली ये मानता है कि राज्य का जो मुख्य काम है वो व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा है या सुरक्षा है। इसलिए वो प्रिंस में जो कुछ भी सलाहें राजा को देता है या राज्य के बारे में जो कुछ भी वह बात करता है, वह इस बात को दृष्टि में रखते हुए कहता है कि राज्य को बनाया सुरक्षा के लिए गया है, व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के लिए गया है, और चूंकि उसे व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करनी है इसलिए उसके हाथ में ताकत होना जरूरी है, राज्य को शक्तिशाली होना जरूरी है, इसलिए वो पावरफुल स्टेट की बात करता है, शक्तिशाली राज्य की बात करता है। इसीलिए गैटिल ने मैकियावेली के का जो राज्य सिद्धांत है उसको कहा है कि वह राज्य का सिद्धांत नहीं होकर के राज्य सुरक्षा का सिद्धांत है। स्टेट जो है वो अपने आप में एक सुरक्षा का सिद्धांत है। राज्य एक ऐसी सर्वोपरि सत्ता है जिसके नियंत्रण में ही अन्य संगठन फल फूल सकते हैं, क्योंकि वह ये कहता है कि अगर व्यक्ति को आज़ाद रखना है तो अन्य जो संगठन है उनको नियंत्रित करना होगा। तो राज्य अपने आप में एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए जो दूसरे संगठनों को या जो दूसरी संस्थाएं हैं उन दूसरी संस्थाओं को नियंत्रित कर सके, उनको अपनी ग्रिप में रख सके। अन्यथा ये जो दूसरे संगठन होंगे वो व्यक्ति को बार बार गुलाम बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए वह राज्य को एक सॉवरेन, एक संप्रभु संस्था के रूप में देखता है। यह अगेन एक आधुनिकता का लक्षण है, एक मॉडर्निटी का लक्षण है। हम आगे बात करेंगे कि क्यों हम मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर मान रहे हैं। एक मॉडर्निटी, हालांकि जीन बोधा ने मैकियावेली से पहले सॉवरेनिटी की बात की, लेकिन यहाँ मैकियावेली बड़े सिस्टमेटिक ढंग से कह रहा है कि राज्य एक सॉवरेन इंस्टीट्यूशन है जिसके नियंत्रण में ही दूसरे इंस्टीट्यूशंस या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे जो संगठन है वो फल फूल सकते हैं। अब मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य का समर्थन किया। मैकियावेली के जीवन के बारे में बतलाते हुए मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था, मैकियावेली के परिचय देते हुए, कि मैकियावेली का जो समय है वो छोटे छोटे सामंती राज्यों का समय है। इटली जो था वो 5 भागों में विभक्त था, वेनिस, फ्लोरेंस, रोम, नेपल्स, और आपका वेनिस हो गया, रोम, फ्लोरेंस, नेपल्स। तो ये जो 5 भागों में इटली का विभाजन था, ये पांचों सामंती राज्य आपस में संघर्ष करते रहते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि जो बड़े राज्य थे जैसे इंग्लैंड है, स्पेन है, प्रशा है, ये राज्य इटली के इन अलग अलग भागों के ऊपर आक्रमण करते रहते थे और उनको लगातार गुलाम बनाते रहते थे। अब आप इस बात को समझें कि मैकियावेली सबसे ज़्यादा चिंतित है आज़ादी के लिए, व्यक्ति की आज़ादी के लिए। अब वो ये निष्कर्ष निकाल रहा है कि व्यक्ति गुलाम क्यों बनता है। तो वो ये निष्कर्ष निकालता है व्यक्ति गुलाम इसलिए बनता है क्योंकि राजा वीक है, क्योंकि राज्य कमज़ोर है। राज्य अगर कमज़ोर है तो दूसरे जो बड़े राज्य होते हैं वो आकर के उसको अपना गुलाम बना लेते हैं, तो जनता गुलाम हो जाती है। तो व्यक्ति की आज़ादी की अगर रक्षा करनी है तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राज्य को शक्तिशाली होना होगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि राज्य शक्तिशाली कैसे बनेगा। राज्य शक्तिशाली बनने में क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। तो उसने कहा सामंत, ये जो छोटे छोटे सामंती राज्य, ये जब तक आपस में लड़ते रहेंगे तब तक दूसरे शक्तिशाली राज्य उनको अपना गुलाम बनाते रहेंगे। इसलिए मैकियावेली ने ये कहा कि ये छोटे छोटे जो सामंती राज्य हैं ये ख़त्म हो जाने चाहिए और इनको ख़त्म करके इटली एक राष्ट्र राज्य, एक नेशन स्टेट के रूप में उसे संगठित होना चाहिए। इसलिए छोटे छोटे सामंती राज्यों को समाप्त करके उन्हें एकीकृत करते हुए उसने राष्ट्र राज्य या एक ऐसे विशाल साम्राज्य को बदलने की योजना रखी जो सर्वशक्ति संपन्न हो, जो सॉवरेन हो, जो संप्रभु हो। ये ऐसा ही विचार है जैसा हमारे यहाँ हम कौटिल्य में देखते हैं। कौटिल्य ने भी ये कहा कि एक चक्रवर्ती सम्राट हो जो छोटे छोटे राज्यों को जीत ले, सामंती राज्यों को जीत ले और भारत को एक नेशन स्टेट के रूप में तब्दील कर दे।
तो डॉयल के अनुसार मैकियावेली वह पहला विचारक है जिसने राष्ट्र राज्य के लक्षणों की विवेचना की। ये जो नेशन स्टेट आज हम देखते हैं, जैसे भारत एक राष्ट्र राज्य है, ये धारणा मैकियावेली से आ रही है। ये 16वीं शताब्दी से ये सारी बातें शुरू होती है। फिर वो ये कहता है कि स्टेट का कार्य क्या है। तो उसने कहा, जैसा अभी मैंने कहा, राज्य का काम है सुरक्षा, सिक्योरिटी के लिए वो बनाया गया है। इसलिए राज्य का कार्य केवल आक्रमणों से सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखना है। वह इसलिए कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है जो अविभाज्य है, सर्वोच्च है और निरंकुश है। कानून ही मुक्ति या आज़ादी की गारंटी है। अगर व्यक्ति को आज़ाद रहना है, स्वतंत्र रहना है, तो उसे राज्य के आदेशों की, राज्य के नियमों की या कानूनों की पालना करनी होगी। वह कहता है कि कानून धन संबंधी भ्रष्टाचार कम करता है। हर व्यक्ति आज़ाद तभी रह सकेगा जब वह राज्य के कानूनों का पालन करेगा। राज्य के कानूनों का अगर नियंत्रण होगा तो कोई व्यक्ति अपनी स्थिति का गलत फायदा उठाकर भ्रष्टाचार करके दूसरे व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकेगा। इसलिए उसने कहा विधायिका ही विधान की निर्माता है। विधायिका यानी वो कहता है कि वो देखो किस तरह के स्टेट सिस्टम की बात करता है कि जिसपे गणतंत्रीय व्यवस्था हो। किस रूप में गणतंत्रीय व्यवस्था हो कि जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि है उनसे एक सदन बने, विधायिका बने, वो विधायिका कानून बनाए और फिर उन कानूनों को लागू करने का जो काम है वो एक शक्तिशाली राजा के माध्यम से हो। समझ रहे हैं आप? मतलब विधायिका हो, जनता की कानून तो कौन बनाए? कानून राजा नहीं बनाए, कानून बनाए जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी विधायिका। विधायिका ही विधान की निर्माता है। यही कानूनी संप्रभुता है। देखो तीन तरह की हम संप्रभुता की बात जो है करते हैं। एक होती है कानूनी संप्रभुता। जहाँ कानूनी संप्रभुता आ जाए इसका मतलब है कि वहाँ विधायिका संप्रभु होगी, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून संप्रभु होंगे। दूसरा होता है राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता वो होती है जिसमें एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है या जो राजा और उसका मंत्रिमंडल है उसके द्वारा बनाए गए विधान संप्रभु हो जाए तो वो राजनीतिक संप्रभुता होती है, जिसकी बात लोक ने की, आगे हम बात करेंगे। और तीसरा जो संप्रभुता होती है वो संप्रभुता होती है लोकप्रिय संप्रभुता, जिसमें जनता सर्वे सर्वा होती है। तो ये तीन जो रूसो का कॉन्सेप्ट है, तो ये तीन तरह की संप्रभुता की बात होती है। तो जब हम मैकियावेली को पढ़ते हैं तो आप ध्यान रखें मैकियावेली किस तरह की संप्रभुता की बात कर रहा है? कानूनी संप्रभुता की बात कर रहा है। वह विधायिका की संप्रभुता की बात कर रहा है। विधायिका यानी जैसे आज के संदर्भ में आप कहें पार्लियामेंट, संसद, जो वही विधान की सर्वोच्च निर्माता होती है। इस प्रकार मैकियावेली उदारवादी राज्य का समर्थक है, वह कल्याणकारी राज्य का समर्थक नहीं है, वेलफेयर स्टेट का समर्थक नहीं है। फिर मैकियावेली ने दिव्य कानूनों का खंडन किया। उस समय ये मध्य युग में मैकियावेली से पहले जब ईसाईयत अपने चरम पर थी पश्चिम में, तब वहाँ पर ईश्वरीय कानूनों की बात होती थी, प्राकृतिक कानूनों की बात होती थी। ईश्वर के द्वारा बनाए गए कानून या प्राकृतिक कानून का एक कॉन्सेप्ट था, नेचुरल लॉज का कॉन्सेप्ट था। मैकियावेली ने इन दोनों ही कॉन्सेप्ट का खंडन किया और उसने कहा कि नहीं, कानून जो है कोई ईश्वर के द्वारा रचित नहीं होना चाहिए। ईश्वरीय कानूनों का उसने कहा होते ही नहीं है ईश्वरीय कानून। और प्राकृतिक कानूनों का भी खंडन किया। उसने कहा कानून तो मानवीय कानून, क्योंकि मानव कानून किस पर लागू होने? मनुष्यों के समाज पर, मनुष्यों के व्यवहार पर। तो जिन पर ये लागू होने हैं उनको ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने लिए नियम तय करें, अपने लिए विधान तय करें, अपने लिए कानून तय करें। इसलिए मैकियावेली ने केवल नागरिक कानूनों का समर्थन किया, उसने दिव्य कानूनों और प्राकृतिक कानूनों का खंडन किया है। फिर मैकियावेली ने राज्य या शासन प्रणालियों का भी वर्गीकरण किया और उसको ये तीन भेद किए: राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र। और इनके विकृत रूप भी उसने बतलाए। राजतंत्र का विकृत रूप है निरंकुश तंत्र, यानी एक व्यक्ति का शासन हो। जो हमने प्लेटो में जो बात पढ़ी, अरस्तु में वो बात पढ़ी, वही बात है। एक व्यक्ति का शासन अगर वो है तो राजतंत्र है, अगर वह तानाशाही के रूप में है तो वो निरंकुश तंत्र है। दूसरा
कुछ लोगों का शासन है, एक वर्ग का शासन है तो वो कुलीन तंत्र है, लेकिन वह वर्ग अगर धनिक है तो वह धनिक तंत्र है। और तीसरा तो है संवैधानिक लोकतंत्र, जिसमें संविधान के आधार पर लोकतंत्र का शासन संचालित हो रहा हो, तो वह संवैधानिक लोकतंत्र है। दूसरा प्रजातंत्र, जहाँ जनता का शासन होता तो है लेकिन उसके लिए कोई विधान बना हुआ नहीं होता। मेकियावेली आदर्श शासन किसे कहता है, तो मेकियावेली अरस्तु की तरह मिश्रित शासन की बात करता है, मिक्स रूल हो, मिश्रित शासन हो। और वह मिश्रित शासन का उदाहरण देता है रोमन गणतंत्र को। रोमन गणतंत्र में क्या होता था, राजा अर्थात कॉन्सुलेट, ये तो एक तरह का न्यायाधीश होता था। राजा का काम क्या था, न्याय प्रदान करना, उसको रोमन भाषा में कहा गया कॉन्सुलेट, राजा। दूसरा वह राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करता था, जो कॉन्सुलेट था, राजा था जो न्याय करता था। सीनेट, सीनेट जो है वह व्यवस्थापिका का ऊपरी सदन होता था। सीनेट जो कुलीन तंत्र का प्रतिनिधित्व करता था, वो एक तरह की एग्जीक्यूटिव होती थी। और तीसरी थी कमेटिया, जो पार्लियामेंट का निम्न सदन होता था, और वह जनता का सदन होता था, जनतंत्र का सदन होता था। तो इसमें जनतंत्र भी है, कुलीन तंत्र भी है और राजतंत्र भी है। तीनों तरह की शासन व्यवस्थाएं रोमन गणतंत्र में पाई जाती थी। मेकियावेली इटली में इसी तरह के गणतंत्र का ख्वाब देख रहा था कि इटली में गणतंत्रीय व्यवस्था हो और वह रोमन गणतंत्र की तरह एक मिक्स शासन हो, जिसमें राजा न्याय प्रदान करने का काम करे, सेनेट एग्जीक्यूटिव का काम करे और कमेटिया की तरह जो है एक विधायिका हो जो विधान तय करे, नियम तय करे। फिर मेकियावेली राष्ट्र की मनोवैज्ञानिक एकता पे बल देता है। या आप समझें कि ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, आज बड़ी बहस चल रही है पूरी दुनिया में नेशन स्टेट को लेकर के, मेकियावेली से ये बात शुरू होती है। और मेकियावेली राष्ट्र को एक मनोवैज्ञानिक एकता के रूप में देखता है। राष्ट्र क्या है, विभिन्न लोगों का समूह है जो मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को एक जैसा मानते हो, साइकोलॉजिकली एक जैसा मानते हो। और वो एक जैसा कब मानेंगे, जब वो जो है समान इतिहास के, समान जाति संस्कृति और के लोग होंगे, तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिकली अगर यूनाइटेड होंगे तो राष्ट्र का निर्माण होगा। फिर वो ये कहता है कि राज्य या शासन के लिए महत्वपूर्ण क्या है। उसने कहा शासन का विस्तार करना, उसकी शक्ति को बढ़ाना और उसे स्थायी बनाए रखना। जब हम कौटिल्य पढ़ते हैं तो योगक्षेम का एक कॉन्सेप्ट आता है कौटिल्य में, और वो क्या है कि जो नहीं है उसे प्राप्त करना, जो प्राप्य है उसका संरक्षण करना, और जो संरक्षित है उसका संवर्धन करना। वापस से सुनिए, क्या कॉन्सेप्ट है कि जो नहीं है, आपके पास जो नहीं है उसे प्राप्त करने की कोशिश करना, प्राप्त करना। जो प्राप्य है, जो प्राप्त है आपके पास है, उसको संरक्षित करना, उसको बचा कर रखना। और जो संरक्षित है और जो बचा हुआ है उसको और संवर्धित करना और बढ़ाना, ये योगक्षेम है। कौटिल्य ने राजा को ये सलाह दी थी। यही सलाह मेकियावेली में भी आप देखते हैं। मेकियावेली भी शासक के लिए ये महत्वपूर्ण मानता है कि शासक का काम क्या है, अपने शासन में जो नहीं है उसको और बढ़ाना, शासन का विस्तार करना और राज्यों को जीतना, अपने राज्य में मिलाना, उसकी शक्ति को बढ़ाना और उसे स्थायी बनाए रखना, उसे बचा कर रखना। और वो कहता है कि यही राज्य का धर्म है, यही स्टेट रिलीजन है, यही एक राजा का धर्म है। और उसके लिए उसे अनैतिक साधनों का भी उपयोग करना पड़े, अगर उसे हिंसा का भी उपयोग करना पड़े तो उसे करना चाहिए, वे तो भी वे नैतिक ही होंगे। जो अभी मैंने बात कही थी, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, यानी साध्य और साधन की पवित्रता निर्धारित करता है। उसने लिखा, राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव ही आदरणीय समझे जाएंगे। राजा अगर अपने देश को शक्तिशाली बनाएगा तो वह कोई भी साधन प्रयुक्त करे, वह हमेशा आदरणीय समझे जाएंगे। थैंक यू इस महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। आगे हम मेकियावेली के बारे में और चर्चा करेंगे। थैंक यू।